What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Struggle of Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है यार यहाँ पर। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर आप लोगों के पास में एक चाबियों का गुच्छा है तो कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी ताली लगेगी इस पर्टिकुलर ताले के अंदर। जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम लोग अपने किसी पर्टिकुलर गोल को तो चूज कर लेते हैं, पर लेकिन उसका रास्ता जो है वो प्रॉपर वे में फॉलो नहीं कर पाते हैं। कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी जो राह में भटकाने वाली चीजें आती हैं, तो उनमें कई बार हम लोग लग जाते हैं, जिसके चलते फाइनल डेस्टिनेशन तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए निराश नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अपना जो काम करने का तरीका है वो चेंज करना चाहिए। कभी भी अपना टारगेट, अपना गोल जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं उसको चेंज नहीं करना है, और ये तभी होगा जब आप लोग अपने ऊपर विश्वास रख पाएंगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, निराश मत होइए, और जिनको आप लोग असफलताएं बोल रहे हैं वो आप लोगों की सफलता का रास्ता बनेगी। क्योंकि ये नहीं कहते कि गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ा जाता है। तो जो भी गलतियां हो रही है उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, और कोशिश ये कीजिए जिसे चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया कि दूसरों की गलतियों से सीखिए, तो जिंदगी में और अच्छी स्पीड से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो डेली ये 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं काफी अच्छा लगा। कल जो है कई सारे और बच्चे मॉर्निंग में उठे, तो इसी तरीके से आप लोग सांस बनाए रखिए। अब तो मौसम भी काफी अच्छा हो गया, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को रजाई सताती होगी मॉर्निंग में उठने से। तो कल जो है कई सारे बच्चे, लगभग 200 से 250 बच्चे एक्स्ट्रा मॉर्निंग में उठे। तो इसी तरीके से आप लोग उठते रहिए। सैल्यूट है जो उठ रहे हैं, अच्छे से अपने पैटर्न को फॉलो करें। और बाकी ये 2 वीडियो हैं जो कंबाइंड पैकेज आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर का प्रोवाइड कराती हैं, इनको एंजॉय कीजिए। और वीकेंड में जो वीडियो आएगी उसको भी साथ साथ एंजॉय कीजिए, ताकि आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें, रिवीजन भी आप लोगों का होता रहे। आइए तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से इनको अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के अंदर इनका आंसर देखने को मिलेगा। टकटकी लगाकर वीडियो को देखेगा, और जो अच्छे से वीडियो देखते हैं और अच्छे से आंसर देखते हैं उनके अंदर वीडियो के एंड में काफी कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो के एंड में जो रिवीजन होता है लास्ट डे का, उसको जरूर आप लोग एक बार को अटेम्प्ट कर जाइए, क्योंकि लंबे समय तक चीजें वही याद रहती है जिनको आप लोग रिवाइज करते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के सामने, बड़ा ही प्यारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, ये जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है ये कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। अभी जो वाइस एडमिरल है अतुल कुमार जैन, इनको अभी CISC की पोस्ट मिली है, जो कि यहां पर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है, हेड करते हैं। तो इससे कनेक्टेड बात की जा रही है। तो CISC की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इंडिया और चाइना के बीच में अभी हॉटलाइन स्टार्ट की गई है। हॉटलाइन का मतलब ये नहीं कि गर्म तवे पर बैठकर बातें करेंगे, नहीं। हॉटलाइन का मतलब ये कॉन्टिन्यूअस बातें कर सकते हैं, किसी भी टाइम 24/7 बातें कर सकते हैं, अगर दोनों के रिलेशन में कोई दिक्कत देखने को मिलती है। तो कौन सी 2 मिनिस्ट्री है जिनके बीच में बातें की जाएगी, यानी कि हमारी कंट्री कौन सी मिनिस्ट्री है और चाइना कौन सी मिनिस्ट्री है जो बातें करेंगे हॉटलाइन पर, ठीक है। आगे बात करते हैं। हमारी कंट्री के द्वारा लगभग 43 के जो ऐप हैं चाइना के, वो अभी रिसेंटली यहां पर हमारे द्वारा बैन किए गए थे। तो कौन सा सेक्शन है और कौन सा एक्ट है जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया इन ऐप को बैन करने के लिए, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। 11th जो एडिशन है, यानी कि 11वां जो संस्करण है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का, ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिला, इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर रिसेशन में रहती है, यानी कि मंदी के दौर से जाती है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि 2 क्वार्टर तक अगर मंदी में चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर सही मिलना चाहिए मुझे इसका, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया था 2002 में। अभी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको आज के डेट में आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, तो इसके द्वारा यहां पर आप लोगों को यह बताना है कि इस प्रोग्राम को किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है, इनके पैसा कहां से निकल कर आता है इस प्रोग्राम के लिए। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसको रिप्लेस कर एक नया और प्रोग्राम मार्केट में आ रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। 53 जो फ्लाइट थी यहां पर अभी PSLV की, वो यहां पर लॉन्च की गई। तो ये PSLV की जो फुल फॉर्म है, इसका व्हीकल आप लोगों को बताना है क्या है। इसी के साथ में यहां पर जो इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन बनाना था कुछ और, बना दिया कुछ और। क्वेश्चन बेसिकली यहां पर ये होना था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है।
तो ये वाला ये किसकी ब्रांच है, तो ये होना था तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है। बेसिकली यहाँ ये पूछा जाता कि ये कौन सी नई अभी रिसेंटली यहाँ पर डेडिकेटेड एक ब्रांच बनाई गई है इसरो के द्वारा, जिसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। तो इसका पहला डेडिकेटेड मिशन था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था बेसिकली। तो क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो टेंशन मत लेना। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ये याद रखिएगा। तो वीडियो में डिस्कस करूंगा तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। आइए तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लंबे समय तक आप लोग चीजें याद रख पाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो आप लोगों के सामने है यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या फिर नेशनल सिक्योरिटी डे के नाम से भी इसको जानते हैं। तो डेट क्या है इसकी सेलिब्रेट करने की, तो डेट है यहां पर इसकी 4 मार्च। 4 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑनर देने के लिए इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को, क्योंकि हमारी कंट्री में जो सिक्योरिटी फोर्स है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिसमैन, पैरामिलिट्री फोर्स, गार्ड, कमांडोज, आर्मी ऑफिसर्स, तो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। और ये एक तरीके से यहाँ पर जो डे है ये स्टेब्लिशमेंट किया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसके चलते भी ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। जिसके माइंड में डाउट आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक बॉडी है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है ये जो बेसिकली एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि हमारी कंट्री में सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैटर है उनको कैसे लेकर चलना है। इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था 1998 में। 1998 में इसका गठन किया गया था और उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। ब्रजेश मिश्रा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे पहले, जो इस पर्टिकुलर काउंसिल के हेड थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अगर बात करें एजेंसी के बारे में तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, कई सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात की जाए तो नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर है उसके साथ में जो यहां पर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और होम मिनिस्ट्री, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी यहां पर मेंबर होते हैं। वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं नीति आयोग के वो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये मेंबर आप लोगों के सामने जो निकल कर आते हैं तो ये बताते हैं कि कैसे अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को आगे लेकर चलना है। तो सिक्योरिटी के फील्ड में ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात की यहां पर सिक्योरिटी के बारे में, अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी यानी कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे रोड पर जा रहे इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस तरीके से सेफ्टी की बात की जाती है। इन्वायरमेंट हजार्ड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं कई बार, तो वहां पर सेफ्टी की बात की जाती है। तो इसके बारे में समझते हैं क्या है। नेशनल जो सेफ्टी डे है ये हमारी कंट्री में 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो सेफ्टी है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। कोई दुर्घटना हो रही है उसको रोका जा सके, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो चीजें देखने को मिलती हैं। बेसिकली ये जो बॉडी है हमारी कंट्री में, इसका फाउंडेशन डे नेशनल जो सेफ्टी काउंसिल है वो डिसाइड किया गया था नेशनल सेफ्टी डे इन 1972 में। तो आप लोग बोलेंगे क्या 1972 में बनाया गया था? नहीं, ये जो बॉडी बनाई गई थी ये बनाई गई थी 1965 तो 1965 में इस बॉडी को बनाया गया। तो ये एक मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आप लोगों को ये बेसिकली बॉडी देखने को मिलेगी जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। और मैंने बताया अभी आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली जो बॉडी है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से आप लोग बातें करते हैं। तो जो थीम है अब की बार की इसकी है सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। और हाँ ये 1965 है, ये 66 नहीं है, ठीक है। तो ये 1965 है। तो रोड यहां पर सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। तो रोड सेफ्टी जो है इसकी वजह से हमारी कंट्री में 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है अगर एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट को रोका जा सके तो इसका टारगेट रखा गया है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना 2025 तक का टारगेट है हमारी कंट्री में कि लगभग 75,000 पर इसको लेकर आना है, जो कि 1.5 लाख पर है। यानी कि घटाकर 75,000 तक हम लोग को इसको लेकर आना है ताकि लोगों के जो जान है वो कम जाए यहां पर। तो सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये किसकी थीम थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी, ये आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि जो वन लाइनर न्यूज है। तो सबसे पहली न्यूज इसमें है यहाँ पर इंडिया के रिलेटेड जो बेसिकली मैरीटाइम इंडिया समिट है 2021। तो किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो यहां पर जो पोर्ट शिपिंग के बारे में बात की जा रही है, तो पहले इस मिनिस्ट्री का नाम ओनली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग था, बाद में आगे चलकर इसमें पोर्ट और वाटरवेज भी ऐड कर दिया गया। यानी कि पानी के थ्रू जो कहीं आना जाना होता है, जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, तो इसी तरीके से पानी में भी अब यहां पर जो वाटरवेज बना रखे हैं, तो ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। तो मैरीटाइम जो बेसिकली बात की जा रही है मैरीटाइम इंडिया समिट .in, तो यहां पर ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसके ऊपर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया।
2 मार्च से 4 मार्च तक का इसका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा कि पार्टनर कंट्री कौन है यहां पर। तो यूरोप में लेकर चलता हूं, थोड़ा सा ठंड लग सकती है तो थोड़ा सा अपना कपड़े वगैरह अच्छे से पहन लेना। तो यहां पर जो पार्टनर कंट्री है वो है डेनमार्क, ठीक है। तो डेनमार्क यूरोप के अंदर है, तो आप लोग यहां पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ये है यहां पर डेनमार्क, ठीक है। तो यहां पर नॉर्थ सी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसके पास में इधर यहां पर यूके हो गया, थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो नॉर्वे हो गया, ठीक है। इसके नीचे अगर थोड़ा सा आप लोग आएंगे यहां पर तो जर्मनी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डेनमार्क है वो कंट्री जो पार्टनर कंट्री है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के अंदर। तो ये समिट जो है ये 2, 3 और 4 मार्च तक आप लोगों को देखने को मिली। बेसिक ये है यहां पर कि किस तरीके से हम लोग अपना रोड मैप ये तैयार कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, और इसी के साथ में जो भी जो प्रॉब्लम है उनका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर में कैसे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो कई सारी चीजें देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर बात की जा रही है पीएसएलवी C51 के बारे में। तो पीएसएलवी C51 को अभी यहां पर बेसिकली पिक्सल इंडिया का एक सैटेलाइट भी यहां पर लेकर जाना था, पर लेकिन उसके अंदर ये कुछ प्रॉब्लम पाई गई, तो इसके चलते जो बेंगलुरु बेस ये पिक्सल इंडिया जो एक स्टार्टअप है, तो यहां पर इनके जो इनके प्रोजेक्ट में कुछ कमी पाए जाने की वजह से इसको लॉन्च नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये यहीं पर ही रह गया। तो ये अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट था जो बेसिकली मॉनिटर करता है यहां पर कंटीन्यूअस जो ग्लोब पार्ट को, पर लेकिन आगे देखते हैं अगर कुछ सॉल्यूशन सही होता है तो ये काम कर पाएगा। तो क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर या फिर अर्बन प्लानिंग क्या है, तो ये अभी यहां पर बेसिकली नहीं लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इवेंचुअली इसको कुछ समय पहले ही इसको लॉन्च करने से पहले ही इसको यहां पर बोला गया कि टर्मिनेट किया जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो यहां पर पीएसएलवी C51 की जो फ्लाइट थी उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर जो वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन है उनके द्वारा अभी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ ये स्टाफ कमिटी CISF यहां पर इनको बनाया गया, जो कि हेड करते हैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को। 3 स्टार रैंक है यहां पर, ये 3 सर्विस रोटेशन में आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो फिलहाल वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन को यह पोस्ट मिली है। हालांकि ये न्यूज पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अपनी कंट्री से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। नासा के जो परसिवियरेंस रोवर है, इसको दृढ़ बोलते हैं, दृढ़ता एक तरीके से, ये मोस्ट एडवांस यहां पर जो एस्ट्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के थ्रू यहां पर सेंड किया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ये फिलहाल हमारी कंट्री की जो रिलेटेड एक पर्सनैलिटी जिनका नाम है स्वाति मोहन, तो इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के अंदर पूछा जा सकता है, जिनके द्वारा काफी बड़ा डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट में दिया गया, ठीक है। तो नासा यानी कि जो यहां पर यूएसए की स्पेस एजेंसी है उसका ये प्रोजेक्ट था, ठीक है। आगे बात करें तो यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग यानी कि गेम के फील्ड में कैसे हम एक्सीलेंस ला सकते हैं, तो आईआईटी जो बॉम्बे है वो मिलकर काम करेगा यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, ताकि हमारी कंट्री में जो गेम को सही लेवल पर ले जाया जा सके। तो क्या क्या स्टेज हो सकती है प्रिपरेशन की और कैसे चीजों को लेकर आगे चला जा सकता है, इन सब चीजों पर यहां पर फोकस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में न्यूज है, हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं यहां पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में अगर बात करें तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इंडिया और चाइना के बीच में हॉटलाइन स्टेब्लिश की गई है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि हॉटलाइन जो होती है वो किस किस मिनिस्ट्री के बीच में यहां पर स्टेब्लिश की गई है। तो हमारी कंट्री में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और इसी के साथ में चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके बीच में ये हॉटलाइन स्टेब्लिश की जा रही है कि 24 आवर में किसी भी टाइम यहां पर बात कर सकते हैं, कभी भी जब कोई प्रॉब्लम लिखे तो डायरेक्ट यहां पर बात की जा सकती है, इमीडिएट कम्युनिकेशन यहां पर किया जा सकता है। तो ये होती है हॉटलाइन, ठीक है। हॉटलाइन जो है ये हेल्प करेगी टाइमली कम्युनिकेट करने में, ताकि दोनों कंट्री के बीच में अगर रिलेशन बिगड़ रहे हैं तो उनको सुधारा जा सके। तो इस तरीके से यहां पर काफी अच्छे से चीजों को जो टैकल किया जाएगा और ये अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना के रिलेशन में। अब तक आप लोग अगर बात करें मई 2020 में दोनों के बीच में दुर्घटनाएं घटनी स्टार्ट हुई। चाइना और इंडियन की जो फोर्सेस थी ये नाथुला जो सिक्किम का एरिया है वहां पर क्रैश किया। इसी के साथ में यहां पर बेसिकली आगे चलकर आप लोगों को लद्दाख में प्रॉब्लम देखने को मिली जून के महीने में, जो यहां पर पेंगोंग सो जो गालवान वैली और इसी के साथ में जो यहां पर दौलत बेग ओल्डी, तो ये पर्टिकुलर रीजन है यहां पर जहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली और इंडिया और चाइना के बीच में एक अच्छी खासी झड़प और कई सारे लोगों की जान भी गई। यहां पर जून 2020 के अंदर यहां पर इंडिया के द्वारा बैन कर दिया गया 59 चाइनीज ऐप। ये इसके बाद में फिर नवंबर 2020 में 43 और चाइनीज ऐप यहां पर बैन कर दिए गए। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 100 से ज्यादा चाइना के ऐप जो है हमारी कंट्री में बैन कर दिए गए हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि कौन सा एक्ट है जो यहां पर ये काम करता है ऐप को बैन करने के लिए, तो सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो यहां पर ऐप को बैन करने का काम करता है।
फरवरी 2021 ये इंडिया और चाइना के द्वारा यहां पर फाइनली एक एग्रीमेंट पर पहुंचे पोंगैंग जो लेक है वहां पर, ताकि जो एक झड़प दोनों के बीच में चल रही है, जो तनातनी चल रही है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सके। तो ये एक टाइमलाइन भी है आप लोगों के सामने, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कहां पर क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये नेशनल न्यूज है और बात की जा रही है यहां पर बेसिकली कल्चर के बारे में। तो अगर कल्चर से रिलेटेड कोई काम हो तो नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, तो पहले तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ये इसका संस्करण है, तो इसका जो संस्करण है यहां पर ये 11वां एडिशन आप लोगों को देखने को मिला, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। तो ये कहां पर ये बेसिकली एडिशन इसका हुआ, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन की जब बात करें तो वहां पर मुर्शिदाबाद है, तो एक तरीके से इलेक्शन भी है वेस्ट बंगाल में। तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में न पूछकर बोलेंगे कि जो 11वां अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है वो कौन से राज्य में ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये याद रखना वेस्ट बंगाल के अंदर में। इसी के साथ में अगर बात की जाए जो वेरियस जो बेसिकली परफॉर्मेंस है कलरफुल आप लोगों को देखने को मिली, जिसके अंदर यहां पर ये बहुल गाना, इसी के साथ में अलकप जो गाना, ये कई तरह के गाने हैं, लातो गान बेसिकली गाना नहीं गान, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर झुमरिया, इसी के साथ में रनपा फोक डांस, तो कई सारे ऐसे वेरियस कलरफुल जो यहां पर जो आप लोग बोल सकते हैं कि जो आर्ट की कला यहां पर दिखाई गई। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, काफी इंपोर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में ऑर्गेनाइज कराया जाता है 2015 से। और यहां पर जो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखता है तो 7 जोनल जो कल्चर सेंटर हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग सेंटर से। तो यहां पर हैंडीक्राफ्ट जो है, कुजीन यानी खाने पीने का सामान जो देखने को मिलेगा, पेंटिंग, स्कल्पचर या फिर परफॉर्मिंग आर्ट जो रहते हैं, क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी जो बेसिकली डांस फॉर्म आप लोगों को जो देखने को मिलेगी, आर्ट फॉर्म जो देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें। देखिए इससे फायदा क्या होता है, अगर आज की डेट में कोई फेस्टिवल है, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में आप लोगों को पहले तो पता नहीं था, अब आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, सुन लिया, तो इससे फायदा ये रहेगा कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग किसी और से जाकर बात करेंगे, वो किसी और से जाकर बात करेगा, तो किसी लोकल कल्चर के बारे में हम लोग बात करने स्टार्ट कर देते हैं, तो लोग बोलेंगे यार बड़ी अच्छी अच्छी चीज होती है, वहां पर घूमने भी जाना चाहिए यार, वहां पर वो पकवान बड़ा फेमस है, उसको खाना चाहिए चलकर, एक बार चलेंगे तो यार आगरा का पेठा जाकर जरूर खाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हाँ वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो उसका रसगुल्ला जरूर खाएंगे, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये चीजें इसी तरीके से बढ़ते हैं। तो कल्चर फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनका बेसिक पर्पस ये भी है कि लोकल एरिया की जो कल्चर है उसको अच्छे लेवल पर सामने लाया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी के चलते यहां पर जो बेसिकली ऑडिटोरियम या फिर गैलरी के अंदर जो चीजें रखी रहती हैं उसको निकालकर मासेस यानी कि जनता तक पहुंचाना इसका एक टारगेट है। जो यहां पर जो आप लोगों को जो ट्राइबल आर्ट, डांस, म्यूजिक, ये खाना पीना यहां पर जो देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसको इसलिए लाया जाता है ताकि सब इनके बारे में जान सके। और इसी के साथ में जो आज के डेट में इसके कनेक्टेड जो भी यहां पर रोल प्ले करते हैं आर्टिस्ट जो, और इसी के साथ में आर्टिशियन जो रहते हैं उनको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि जब से कोविड-19 चला था बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे मर गए, घरों में एक तरीके से बंद गए। कई सारे लोग आप लोगों ने सुना होगा उस टाइम पर जैसे मूर्ति बनाने वाले थे वो कई सारे लोग जो उनकी मूर्ति नहीं खरीद रहे थे, तो इसलिए उनका खाना पीना बंद हो गया। जो ऐसे लाइव शो चलाते थे वो बंद हो गए क्योंकि लोग जो है वो खुद ही इतने परेशान थे इसके चलते। तो 4-5 महीनों तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, इवन जीवन निर्वाह करने के लिए भी इनके पास में रोजी रोटी नहीं थी। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। तो इंडिजिनस जो कल्चर है यहां पर वो सामने आती है निकल कर, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो देखने को मिलती है। और इसी के साथ में जो इंडिया के अंदर और नेशनल और इसी के साथ में दूसरों तक भी ये चीजें पहुंचाई जाती हैं। आज की डेट तक जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है यहाँ पर ये वेरियस जो प्लेस है जैसे कि दिल्ली, वाराणसी, बंगलोर, तवांग, गुजरात, कर्नाटका, टेरी, मध्य प्रदेश, तो कई सारे एरिया में देखने को मिला। अब की बात कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल में है, तो याद रखना। लॉन्च किया गया था 2015 में, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। तो अलग अलग राज्य, अलग अलग यूनियन टेरिटरी म्यूचुअली यहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर डाइवर्स कल्चर को एंजॉय करते हैं, और यही एक तरीका है अपनी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को दिखाने का। तो अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है कल्चर के बारे में तो इस फेस्टिवल को आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अपनी कंट्री की अर्थव्यवस्था के बारे में यहां पर बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। टेक्निकल रिसेशन के बारे में मैंने आप लोग कई बार बता लिया है, फिर से एक बार सुन लीजिए। टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है जब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक यानी कि लगभग 6 महीने तक लगातार हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है, जीडीपी जो है वो नेगेटिव में जाती है, तो टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। पर लेकिन अभी यहां पर 0.4% का ग्रोथ देखने को मिला तीसरे क्वार्टर के अंदर, अक्टूबर टू दिसंबर। तो जो मैंने आप लोग को बताया था कि टोटल मिलाकर 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर जो होता है वो होता है अप्रैल, मई, जून। दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरा होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चौथा होता है जनवरी, फरवरी, मार्च।
तो 2 क्वार्टर जो थे बीच में वो वहां पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला, अब पॉजिटिव ग्रोथ सामने निकल कर आ रहा है। तो 6 महीने तक लगातार नेगेटिव ग्रोथ रहने के बाद में अब पॉजिटिव ग्रोथ है, तो अब टेक्निकल रिसेशन से बाहर निकल गए हैं। रिसेशन बोलते हैं मंदी, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा 2008 में रिसेशन आया था कि बीटेक मत करना वरना जॉब नहीं मिलेगी, रिसेशन चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 24.4 माइनस में था, 7.3 माइनस में था। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में इनके स्टार्टिंग के जो 2 क्वार्टर थे 6 महीने, फिर आगे चलकर तीसरे क्वार्टर में यहां पर चीजें सही हो गई, टेक्निकल रिसेशन से बाहर निकल गए, ठीक है। ये सारी बातें जो बताई जाती हैं ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो सारी बातें बताते हैं, जो कि सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर बनाया गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये ऑफिस आता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। यहां पर इसके द्वारा ये बताया गया कि कॉन्ट्रैक्शन 8% का हायर देन द फोरकास्ट इकोनॉमिक सर्वे में था 7.7 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 7.5 आप लोगों को देखने को मिला। तो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। रियल जीडीपी जो ग्रोथ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली रियल जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब होता है, ये होता है कि जब हम लोग रिसेशन को हटाकर काउंट करते हैं तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस एक साल के अंदर प्रोड्यूस की जाती है उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये तो कंट्री के बारे में बात कर ली। जब आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें उसको जीवीए बोलते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में बात करें या आप लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करें, इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको जीवीए बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में ये पूरा एक तरीके से अच्छे से डेवलपमेंट जो होता है उसको गुड्स एंड सर्विस के फील्ड में ये जीवीए कहलाता है। जीवीए की फुल फॉर्म क्या है ये मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से, इसके बारे में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है बेसिकली रिवीजन आप लोग ये करा रहा हूं ताकि आप लोग नया भूलें इनको। आप लोग चीजें पढ़ते तो रहते हैं पर लेकिन माइंड पर प्रेशर नहीं डालते उनको याद करने के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इसी के साथ में जो इंडस्ट्री है उसमें 2.6 का अभी यहां पर थर्ड क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिला। इसी के साथ में 8 कोर सेक्टर में 0.1% का ग्रोथ देखने को मिला। इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर और जो स्टील है प्रोडक्शन उसमें यहां पर इसी के साथ में 5 जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में रहे। यानी कि जो ये मैंने आप लोग को बताए हैं यहां पर, इसमें से जो सेक्टर हैं यहां पर अगर उनके बारे में बात की जाए तो 3 सेक्टर तो अच्छे लेवल पर बढ़े पर बाकी के 5 जो सेक्टर हैं वो नेगेटिव ग्रोथ उसमें वैसे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। एग्रीकल्चर अच्छे खासे लेवल पर बढ़ा 3.9 अक्टूबर से दिसंबर तक। 3% जो ग्रोथ था जुलाई से सितंबर तक। एग्रीकल्चर नेगेटिव में गया ही नहीं, तो यहां से एक पॉजिटिव साइड आप लोग इसकी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डिफेंस के बारे में। तो डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज है ये इंटरेस्टिंग न्यूज है। यहां पर SKAT और सारंग टीम के बारे में बात की जा रही है। तो ये है क्या, इसके बारे में आप लोग समझिएगा, फिर चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है बेसिकली, जिसको SKT बोला गया है। तो SKT जो है यहां पर ये, और इसी के साथ में सारंग जो हेलीकॉप्टर है उसके बारे में बात की जाती है। इनके द्वारा यहां पर अभी जो लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ये परफॉर्म करेंगे एयर शो कहां पर, कोलंबो के अंदर, कोलंबो यानी कि श्रीलंका के अंदर। तो जो यहां पर ये परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिलेगी। तो 3 से लेकर 5 मार्च तक 70वीं जो एनिवर्सरी है सेलिब्रेट की जा रही है श्रीलंकन एयरफोर्स के द्वारा। तो वहां पर ये पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी कंट्री के द्वारा भी श्रीलंका की जो 70वीं एनिवर्सरी है उसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है SKT, जो इसको आप लोग बोलते हैं यहां पर बेसिकली सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसकी है आउटसाइड इंडिया। नॉर्मली इंडिया के बाहर ये परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। तो इसके चलते यहां पर जो बात की जाती है 2015 से लेके अब तक का यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये एडवांस जेट ट्रेनर रहते हैं जो पहली बार इस तरीके से परफॉर्म दे रहे हैं। जो यहां पर पूछा जा सकता है पहली कौन सी कंट्री है जिसमें यहां पर परफॉर्मेंस दी गई, तो SKT जो टीम है ये इसका जो बेसिकली श्रीलंका में ड्यूरिंग जो 50th जो एनिवर्सरी है, ठीक है, तो वहां पर इनके द्वारा अगर बात करें तो यहां पर एनिवर्सरी जो थी श्रीलंका के अंदर जिसको बोलते हैं श्रीलंकन जो एयरफोर्स, श्रीलंकन एयरफोर्स जो है उसके बारे में बात की जाए तो 2001 में तो SKT टीम जो थी वहां पर एज ए ट्यूट के तौर पर यहां पर गए थे, ठीक है। सूर्य किरण जो एरोबेटिक टीम है यहां पर ये 1996 में विद किरण MK सेकंड एयरक्राफ्ट यहां पर, जो कि बेसिकली यहां पर सेकंड एयरक्राफ्ट है। तो ये यहां पर ये 2011 तक काफी सारे लोगों का ध्यान खींचने वाला बेसिकली बन गया था, ठीक है। तो ये अभी यहां पर पार्टिसिपेट करें तो अलग अलग तरीके समझाया गया कि रिवाइव किया गया 2015 में, जिसके चलते हम लोग ट्रेनिंग को आगे लेकर चल सकें। SKT जो टीम है उसके अंदर 50 स्क्वाड्रन या फिर आप लोग बोल सकते हैं 7 जो बेसिकली यहां पर देखने को मिलेंगे। ये बीदर कर्नाटका के अंदर बेस है। SKT जो टीम है यहां पर ये 600 के करीब डिस्प्ले कर चुकी है अराउंड द कंट्री, हमारी कंट्री में अब तक का। और अगर बात करें ये रिप्रेजेंट किया गया इसके द्वारा अक्रॉस द साउथ एशियन इंक्लूडिंग चाइना।
जो बात करें मार्किंग गोल्डन जुबली 1971 में जो लिबरेशन ऑफ वार देखने को मिली बांग्लादेश की, तो एसकेटी जो टीम है यहां पर उनके द्वारा फ्लाई किया गया डिफरेंट फॉर्मेट ओवर द जो लैंडमार्क अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, यहां पर कन्याकुमारी से लेके साउथ इंडिया तक का। सारंग जो हेलीकॉप्टर यहां पर डिस्प्ले किया जाता है, यहां पर ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यहां पर जो बेसिकली फॉर्म किया गया था 2003 में बेंगलुरु के अंदर में। हमारी कंट्री में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो ये सारे काम करती हुई नजर आती है, तो कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर में है। तो इंडियन एयरफोर्स के जो एरोबेटिक जो टीम है सारंग, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये कंप्राइज करती है 4 इंडियन बिल्ट ध्रुव हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो बेसिकली कहीं पर भी अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो वहां पर अगर पार्टिसिपेट करें, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है MERITE, ठीक है। तो मेरिट जो बेसिकली मेराइट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। ये रिप्लेस करेगा टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को, ये एक नया प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने सर्च किया काफी ज्यादा, तो मुझे इसकी फुल फॉर्म देखने को नहीं मिली कहीं। इसकी फुल फॉर्म अगर आप लोगों को मिले तो MERITE, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ओके। एक तरीके से समझ सकते हैं, मैंने सर्च किया पर लेकिन मुझे इसकी फुल फॉर्म देखने को नहीं मिली। आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिलेगी तो बताइएगा जरूर, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हमारी कंट्री में जिसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है, 2002 में यह प्रोग्राम लाया गया था। तो टेक्निकल एजुकेशन जो होती है उसमें क्वालिटी को इंप्रूवमेंट किया जाएगा, और ये कौन काम करेगी, कौन काम कर रही थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काम कर रही थी। आज के दिन में ये मिनिस्ट्री नहीं है, आज के दिन में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो काम कर रही है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। तो बेसिक फंडा ये था कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको हम लोग को इंप्रूव करना है। तो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का थर्ड फेज स्टार्ट किया गया अभी फिलहाल 2017 से लेके 2021 तक का। उसके बाद में अब यहां पर MERITE प्रोजेक्ट यहां पर इंप्लीमेंट किया जाना है, ठीक है। तो जो यहां पर बात करें टेक्निकल एजुकेशन, जो यहां पर बेसिकली ये की कंपोनेंट है हमारी कंट्री में, अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में आप लोग बात करें, अगर इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर हम लोग इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट पर फोकस करें, खासकर लो इनकम जो स्टेट है वहां पर भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, तो जो ये प्रोजेक्ट है यहां पर ये इसका ऑब्जेक्टिव है टेक्निकल एजुकेशन को आप लोग को बढ़ाना है। तो टेक्निकल एजुकेशन को आप लोग को बढ़ाना है, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम काम करता था उसी के पैटर्न में और एडवांस लेवल पर ये चीजों को लेकर चलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है यहां पर ये अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर है, अभी इसको कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला है, तो अभी इनिशियल फेज में चीजें चल रही हैं। तो अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो कम से कम इतना तो याद रखिएगा कि टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग। आज के में अगर इंजीनियरिंग की बातें करें या फिर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो मैक्सिमम वो आप लोगों को इंग्लिश के अंदर देखने को मिलता है। अब इसको मदर टंग में यानी कि जिस भी लैंग्वेज से आप लोग बिलोंग करते हैं उसमें लाने की बात की गई हमारी कंट्री में, ये प्रपोज भी किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फायदा क्या होगा, देखिए कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका टेक्नोलॉजी में माइंड काफी अच्छा चलता है, जैसे 3 इडियट में आमिर खान की बात करें, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो उसके चलते वो अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उसके चलते वो टेक्निकल एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं। आप लोगों ने देखा हो कई सारे मिस्त्री भी होंगे आप लोगों के आसपास में जो कि जरा सी देर में फैन ठीक कर दिया, टीवी ठीक कर दिया, ठीक है, पर लेकिन उन्होंने कोई टेक्निकल एजुकेशन ले नहीं रखी है कहीं से, कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रखी है उन्होंने, पर लेकिन फिर भी वो चीजें अंडरस्टैंड करते हैं और अच्छे से चीजों को देख पाते हैं। तो अगर उनकी मदर टंग में, उनकी लोकल लैंग्वेज में उनको हम लोग चीजें सिखाएं तो अच्छा रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में तीसरे नंबर की पॉलिसी लाई गई थी जो कि 2020 में लाई गई। इससे पहले 1968 और एक और कौन सी ईयर में थी वो आप लोग बताइए, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया, ओके। तो यहां पर जो प्रोफेशनल कोर्स है जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग या लॉ, इससे रिलेटेड बातें करेंगे मदर टंग में, ठीक है। टीचिंग जो बेसिकली सजेस्ट की जाती है रीजनल लैंग्वेज में, ताकि क्लास 8 तक का कम से कम यहां पर जो बच्चे हैं उनको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करा सके और समझाया जा सके। देखिए अगर बड़ी बड़ी बातें मैं आप लोगों को बोलने लगूं, कुछ ऐसे शब्द यूज करने लगूं जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग लेक्चर क्यों देखेंगे? आप लोग लेक्चर देखने इसलिए आते हैं क्योंकि जो टफ लैंग्वेज है उसको जो टफ चीजें उनको सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने में रखता हूं, जिससे आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो वो पर्पज होता है एक तरीके से एजुकेशन का, वरना किताबें हैं बच्चे सब अपने आप पढ़ लेंगे, तो ये चीजें ही समझाने की बात की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बात करते हैं यहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पर की जा रही है और कुछ थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा कुछ पुरानी स्कीम के बारे में। नीति आयोग को बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, आज के डेट में नीति आयोग है। तो प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पर काम करता था। अगर एक शब्द में पूछे नीति आयोग क्या करता है तो ये बॉटम अप अप्रोच में काम करता है, यानी कि आप लोगों से पूछता है क्या करना है और उसके बाद में उसको स्कीम बनाकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग कमीशन अपने आप स्कीम बनाता था और इंप्लीमेंट कर देता था, आप लोगों से पूछता नहीं था, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है।
एक थिंक टैंक है जो सोच समझकर काम करता है। नीति आयोग के द्वारा यहां पर अभी एक बेसिकली डिस्कस किया गया पेपर, उसमें यह बोला गया कि जो गांव वाले एरिया में, जो शहर वाले एरिया में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाया गया था 2013 में, उसमें कुछ कमी लानी चाहिए। उसको गांव वाले एरिया में 60% कर देना चाहिए और शहर वाले एरिया में उसको घटाकर 40% कर देना चाहिए। पहले कितना था यहां पर, ये जो स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम उस टाइम पर 75% तो कवर किया जा रहा गांव वाला एरिया और 50% कवर किया जा रहा है शहर वाला एरिया। और इसमें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो गेहूं, अनाज, चावल वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती थी 1 रुपए, 2 किलो, 3 रुपए किलो के हिसाब से, बड़े सस्ते प्राइस में, ताकि सब उसको एक तरीके से खरीद सके। ठीक है, जो बेनिफिशियरी है यहां पर अगर बात करें लेटेस्ट जो बात करें इसके बारे में, तो लेटेस्ट पॉपुलेशन के बारे में अगर आप लोग बात करेगा तो सेंसस जो है 2011 के हिसाब से काम किया गया, लेकिन अभी सेंसस जो है वो 2021 का प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एम जो एक्ट था, उसका एम था 2013 में कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाया जा सके ह्यूमन के अंदर। खासकर देखिए, भूखे पेट भगवान के भजन नहीं होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग अगर 2 दिन तक अगर इंसान को खाना नहीं मिले और मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को लेक्चर सुनो, तो सबसे पहले दिमाग जो रहेगा खाने पर रहेगा कि लेक्चर वेक्चर जाए ऐसी तैसी में, इंसान जिंदा तो रहे पहले पर। लेकिन अगर हम लोग उसको अफोर्डेबल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो फिर देखने वाली बात होती है। तो अफोर्डेबल चीजें होनी चाहिए, तो उसके ऊपर काफी बड़ा मुद्दा यहां पर सामने निकल कर आता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो 75% जो है रूरल इंडिया पॉपुलेशन और इसी के साथ में 50% अर्बन पॉपुलेशन यहां पर इसके अंदर कवर करने की बात की गई थी, तो अब ये घटा रहे हैं इसको। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 67% पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा था, 75 तो गांव वाले में था और 50 शहर वालों में था। पर लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि गांव वाले में से 75 को घटाकर आप लोग 60 कर दीजिए, 15% कम, और शहर वाले में आप लोग 50 से इसको 40 कर दीजिए, यानी कि 10% कम, ताकि यहां पर बेसिकली सही तरीके से टारगेटेड रूप में चीजों को पहुंचाया जा सके लोगों तक। प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है वो कवर किए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी भी राज्य के अंदर में अगर कोई फूड सिक्योरिटी स्कीम चल रही है तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर आइडेंटिफाई करती है कि किस किस को ये चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके तहत यहां पर फिर ये चीजें मिल पाती हैं। अगर ये इसको हम लोग 75 से घटाकर 60 करते हैं और 50 से घटाकर 40 करते हैं, तो इसमें लगभग 47,229 के करीब जो पैसे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेव कर पाएगी इसको कम करने से। और ये जो पैसा है बोला जा रहा है हेल्थ और एजुकेशन में इसका यूज किया जाएगा। तो अब कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं वो देखने को मिलेगा। फूड अंडर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर ये बेनिफिशियरी को सब्सिडाइज प्राइस पर देखने को मिलता है, 2 रुपए और 3 किलो के हिसाब से चीजें मिलती हैं। और ये आता कहां से, किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इसको खरीदा जाता है और फिर यहां पर ये बेसिकली इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है स्टेट को, और जो सेंट्रल प्राइस उसके बेस पर बेचा जाता है। आप लोग ये सोचिए, इसका दूसरा एंगल अगर आप लोग देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अगर 50% जो है वो यहां पर उसको घटाकर 40 कर रही है शहर वाले एरिया में, और 75% घटाकर उसको 60 कर रही है, तो इसका मतलब 15% तो यहां कम हो गया और 10% यहां कम हो गया। तो अब इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत प्रोक्योरमेंट भी कम करना पड़ेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको लेकर किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि एमएसपी को फिक्स कर दीजिए आप लोग। अगर एमएसपी फिक्स नहीं रहेगी तो कभी भी इसको घटाया जा सकता है और हटाया जा सकते हैं, इससे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, किसानों को। तो ये बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये 53 फ्लाइट जो पीएसएलवी के द्वारा भी छोड़ी गई, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। 53 फ्लाइट थी पीएसएलवी की और यहां पर C-51 के द्वारा इसको छोड़ा गया। सबसे पहले तो पीएसएलवी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, एक बच्चा बोल रहा था जब मैंने पीएसएलवी के बारे में बात किया, कह रहा है पावरफुल एसएलवी फैमिली। सही है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो C-51 जो फ्लाइट है, इसके द्वारा 53वीं फ्लाइट यहां पर अभी, यानी कि 53 फ्लाइट यहां पर ऑन लॉन्च की गई। और ये न्यू स्पेस जो इंडिया लिमिटेड जो यहां पर इसरो की नई कमर्शियल विंग है उसके द्वारा ये काम किया गया। इसका ये पहला प्रोजेक्ट था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें टोटल जो सैटेलाइट किस किस क्या क्या छोड़े गए एक बार वो देख लीजिए आप लोग। एक तो सैटेलाइट था यहां पर जिसका नाम था अमेजोना फर्स्ट, ये ब्राजील का सैटेलाइट था। तो जो अमेजन रीजन है यहां पर, अमेजन रिवर का रीजन है और अमेजन फॉरेस्ट है, जो यहां पर आप लोगों अगर बात करें यहां पर फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, यहां पर गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, इसी के साथ में थोड़ा सा पेरू, बोलिविया, ब्राजील, तो इस एरिया में फैला हुआ है। तो इसके ऊपर अगर कहीं पर फॉरेस्ट अगर कोई काटता है, यहां पर जंगल को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में ये एनालिसिस करेगा। 18 को पैसेंजर सैटेलाइट छोड़े गए, 5 इंडिया के थे और 13 यूएसए के थे। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में इसको स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट यहीं से लॉन्च किए जाते हैं।
जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। ब्राजील का जो सैटेलाइट है, ये जिसके बारे में बात की मैंने, अमेजोनिया, तो इसके नाम पर इसका नाम भी रखा गया है ताकि ब्राजीलियन जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च है वो यहां पर ध्यान रख सके कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव की मॉनिटरिंग करना है डिफोरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट नहीं कि फॉरेस्ट कहां पर कट रहे हैं ये देखेगा, जो बेसिकली अमेजन वाले रीजन में। 5 जो सैटेलाइट है यहां पर अगर बात करें इंडिया के, तो एक तो यहां पर उन्नति सेट, ठीक है। इसके अंदर 3 सैटेलाइट हैं जो कि रेडियो रिले सर्विस के बारे में बात करेंगे, इनके जैसे रेडियो आप लोग सुनते हैं तो उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। सतीश धवन स्पेस जो यहां पर सैटेलाइट है, ये एक नैनो सैटेलाइट है जो कि स्टडी करेगा रेडिएशन के बारे में, ठीक है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि चेन्नई बेस स्पेस किड्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, ये एक जो फील्ड ऑफ एजुकेशन उसके द्वारा ये प्रोवाइड कराया गया। एक है यहां पर सिंधु नेत्रा बेंगलोर बेस, यहां पर जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी पीईएस जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा यहां पर ये डेवलप किया गया। तो 2.2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट था यहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो इसको अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये अवार्ड भी मिला है यहां पर बेसिकली अवार्ड किया गया था यहां पर 2.2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंस जो डिफेंस जो रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए घुमा फिराकर सारी अपनी ही कंट्री के लोग हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। जो कि यहां पर सस्पिशियस अगर कोई इनको शिप दिखेगा, ये सैटेलाइट उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा और सिक्योर करेगा हमारी कंट्री को, ठीक है। बाकी 13 सैटेलाइट यूएसए के थे तो उनके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, पर लेकिन ये जो ब्राजील का सैटेलाइट है अमेजोनिया, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस फ्लाइट से छोड़ा गया, तो 53 फ्लाइट पीएसएलवी की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा ये छोड़ा गया। 51वां यहां पर ये बेसिकली ये 53 फ्लाइट का नंबर है, यानी कि 53वीं फ्लाइट इसके द्वारा छोड़ी गई, जो सिस्टम का नाम है पीएसएलवी C51, ठीक है। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। पॉलिटी के बारे में जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रहा है लेटरल एंट्री के बारे में। लेटरल एंट्री के बारे में आप लोगों से बात भी की थी। तो हमारी कंट्री में 30 पोस्ट यूपीएससी के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें से यहां पर जो टोटल 30 पोस्ट में 27 डायरेक्ट यहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और 3 डायरेक्टर की बात की गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो लेटरल एंट्री जो है गवर्नमेंट के सेक्रेटरिएट में यहां पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 3 साल के लिए 5 साल के लिए यहां पर ये बेसिकली यहां पर इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये पोस्ट जो रहती है ये अनरिजर्व कैटेगरी में, कोई कोटा नहीं इसके अंदर देखने को मिलेगा, टैलेंट के बेस पर इंसान जाता है ऐसा माना जाता है। नीति आयोग के द्वारा 3 ईयर एक्शन एजेंडा रखा गया, जिसके चलते जो सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरिएट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, उसके द्वारा 2017 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी और बोला गया कि इस तरीके से कई सारे जो इंपोर्टेंट ऑफिसर हैं जो बाहर अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, सिस्टम में लाकर गवर्नमेंट के लिए उनके लिए काम करा सकते हैं। तो लेटरल जो एंट्रेंस यहां पर आप लोग को इनका देखने को मिल रहा है, ये सेक्रेटरिएट के अंदर डायरेक्ट। तो नॉर्मल जो आप लोग नॉर्मली क्या होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस या फिर आप लोग यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद में यहां तक पहुंचते हैं, पर लेकिन ये एक तरीके की बैकडोर एंट्रीज को बोला गया। लेटरल रिक्रूटमेंट जो है यहां पर इसका जो एम है बोला गया, एक तो फ्रेश टैलेंट, उसको एक तरीके से जो फ्रेश टैलेंट है और अवेलेबल जो मैन पावर है उसको यूटिलाइज करने की बात की गई। पर लेकिन सोचिए अगर जरा सा भी इसमें कमी खामी अगर आने लगी तो पता चला सारे जो पॉलिटिशियन या फिर कोई रसूखदार लोग हैं उनसे रिलेटेड लोग यहां पर बैठे मिलेंगे, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। तो कई बार ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जो अपने दम पर एग्जाम क्लियर करके पहुंचता है उन्हीं चीजों को सपोर्ट करने की नॉर्मली बात की जाती है। पर लेकिन फिर ये देखने को मिल रहा है, तो चलिए कोई नहीं, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें तो आज का डिस्कशन ये था। तो इंपोर्टेंट डे जाना हम लोगों ने 2 इंपोर्टेंट डे देखे, कुछ छोटी छोटी सी इंपोर्टेंट हम लोगों ने न्यूज देखी, बाकी जो हम लोगों ने बात की इंटरनेशनल न्यूज के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा। हॉटलाइन इंडिया और चाइना के बीच में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में हम लोगों ने जाना, इकोनॉमी के फील्ड में टेक्निकल रिसेशन को समझने की कोशिश की, डिफेंस के फील्ड में SKAT और सारंग टीम के बारे में जाना, एजुकेशन के फील्ड में MERIT इसकी फुल फॉर्म बताएगा, इसके सिस्टम के बारे में जाना। नेक्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में नीति आयोग क्या कह रहा है उसके बारे में समझा है। हमारा नीति आयोग बोल रहा है कि यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप लोगों को कवर करना कम कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PSLV फ्लाइट के बारे में समझा। नेक्स्ट यहाँ पर कोलंबिया से रिलेटेड चीज जानी, पॉलिटी में लेटरल एंट्री, और इसी के साथ में काफी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई करी। तो यहां तक पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मैरीटाइम इंडिया समिट जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगी? जो वाइस एडमिरल अतुल कुमार जो है, ये CISC इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, इससे कनेक्ट हुए। यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में हॉटलाइन किस किस मिनिस्ट्री के बीच में देखने को मिली? 43 चाइनीज ऐप ब्लॉक किए गए, किस किस एक्ट के तहत यहां पर बताना है। 11th जो यहां पर बेसिकली एडिशन देखने को मिला राष्ट्रीय जो संस्कृत महोत्सव का, तो ये कहां पर देखने को मिला? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। टेक्निकल रिसेशन के बारे में बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को बताना है यहां पर
कि टेक्निकल जो रिसेशन है यहाँ पर इसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो क्या बात करते हैं टेक्निकल रिसेशन शब्द यूज नहीं करना था ना, ठीक है, गलत बच्चा, गलती फिर से गलती कर दी। चलिए कोई नहीं, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये कब यहाँ पर किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं। पीएसएलवी की कौन सी फ्लाइट है जिसके द्वारा भी कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए? इसरो का पार्ट है, ठीक है। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में जो बात की जा रही है, एक पोर्टल पूछा गया, इस पोर्टल का नाम आप लोगों को बताना है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और इनका आंसर दीजिए ताकि आप लोग अपना बाद में बता सके कितना आप लोगों का स्कोर और कितनी चीजें याद है, ठीक है। देखिए ये जो होता है ना, ये तो ऐसा है कि मैंने अभी पढ़ा, आप लोगों ने आंसर दे दिया, पर लेकिन यहां से असली पता चलता है कि याद कितना है आप लोगों को, तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। पोर्टल का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम करेगा, यहाँ पर कंज्यूमर से रिलेटेड। तो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया पोर्टल का नाम क्या है? एनजीटी की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी, इसके द्वारा बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई इसलिए गई थी पोल्यूशन को कम किया जा सके, पर लेकिन पोल्यूशन कहीं कम होता हुआ दिख नहीं रहा है। कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है? क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में और राइट टू लाइफ के बारे में। आर्टिकल कौन सा है जो यहां पर बात करता है कि फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की? कौन सी लेक और कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर जो पक्षी हैं अब की बार थोड़ा जल्दी कल्टी मारने स्टार्ट कर दिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था? एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट के बारे में कौन सा एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आप लोगों को ये बताना है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये आप लोगों को बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, इनका आंसर देखिए, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ई दाखिल पोर्टल, ये याद रखना, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर आता है पोर्टल और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यहां पर जाकर अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को गाइड किया गया कि भाई साहब कर क्या रहे हो, किस लिए आप लोगों को बनाया था और क्या आप लोग कर रहे हो, नदियां जो है वो पोल्यूट होती जा रही हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी आर्टिकल 21 के तहत बनाया गया था और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है और राइट टू लाइफ भी आर्टिकल 21 के अंदर में आता है। तो वहीं से ये सारी नोटंकी चल रही है कि हाँ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजों को सही करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी मिनिस्ट्री है वो अपनी इस तरीके से हरकतें करती है जिसके चलते ये रिवर को साफ स्वच्छ नहीं करती है, तो लोगों की जान जाती है दुनिया भर के पोल्यूशन की वजह से। तो ये सारी जो इस तरीके से जो नोटंकी रहती है कि बार बार नई नई चीजें लाते हैं पर लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है, वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। आर्टिकल 51A ये फंडामेंटल ड्यूटी है। 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में, 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। तो ये एक ड्यूटी है। जी नंबर की से बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को, ताकि कंट्रोल किया जा सके, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड जो है बेसिकली मिनिस्ट्री नहीं, चिल्का लेक और जो यहाँ पर भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वहां से कई सारे माइग्रेटरी बर्ड वापस जाने स्टार्ट हो गए। नवतेज जो यहाँ पर बेसिकली ये है यहाँ पर नवजीत सिंह जोहर का जो केस है बेसिकली यूनियन ऑफ इंडिया का, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, 2018 का केस है एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड। नेशनल यहां पर बात की जा रही है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो यहां तक था ये लेक्चर। अगर आप लोगों को इससे फायदा होता है तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन होगा। टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।